अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने जैसे कि चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 5 आप लोगों का 2 लेक्चर्स के अंदर ख़त्म हो गया था। तो चैप्टर नंबर 5 के ख़त्म होने के बाद अब चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो आप लोगों के पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो याद रखना कि आप लोगों की जो बुक है ना, जो अभी रिसेंट न्यू बुक आई है, उसके अंदर तकरीबन 4 चैप्टर्स लेंथी चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिनमें आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर ये 6 आता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि ये एक इनऑर्गेनिक आप लोगों के पास केमिस्ट्री से उठाया गया। ठीक है, तो याद रखना ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसके अंदर आप लोग जो चीज़ें सीखोगे थोड़ी टफ भी होंगी। ठीक है, तो याद रखना कि इसमें क्या हुआ हुआ है, एक टॉपिक सेकंड टॉपिक से लिंक हुआ हुआ है। ठीक है, ये लिंक होकर आगे चल रहा है, तो आप लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। ठीक है, हर चीज़ को, तो तभी आगे जाके नेक्स्ट वाले टॉपिक भी आप लोगों को समझ आएंगे। तो याद रखो कि आप लोगों के बेशक तादाद ज़्यादा की है कि वो 22-23 चैप्टर बनाए हैं, लेकिन बाकी चैप्टर्स आसान है। ठीक है, तो 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लेंथी चैप्टर और टफ चैप्टर्स है। ठीक है, तो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर वो 4 चैप्टर आप लोगों ने कर लिए तो ये समझो 60% काम आप लोगों ने कर लिया। ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो मिला के टोटल 40% होगा। ठीक है, तो वो आसान है, वो इजी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो मुश्किल चैप्टर है वो उसी का स्टार्ट लिया, ट्रांजिशन मैटर्स। ठीक है, लेकिन ये आसान लफ्ज़ों में आसान स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो आप लोगों को इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन मैटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लफ्ज़ हुआ है ट्रांजिशन और आगे मेटल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो मतलब कि हम लोग इनके अंदर मेटल्स को पढ़ेंगे। अब ट्रांजिशन मेटल्स आप लोग किन को बोलते हो, आप लोगों ने प्रोडक्ट टेबल को देखा है। प्रोडक्ट टेबल में एक एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एक पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, उनके दरमियान में होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक रफ सा स्केच बनाता हूं। आप लोगों के पास इस तरीके से प्रोडक्ट टेबल होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये पहला जो आप लोगों के पास होते हैं, ये जो मैंने ब्लू से बनाए हैं। ठीक है, ये और ये साइड वाले। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास आ जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट, ये पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके दरमियान में ये जो जगह खाली है ये होते हैं तकरीबन 10। ठीक है, तो मैं बना, ये आप लोग 10 होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तादाद आप लोगों के पास, याद रखो, एक रो के अंदर आप लोग बोलते हो ना हॉरिजॉन्टल, उसके अंदर कितने आते हैं, 10 आते हैं। ठीक है, तो यहां से ऊपर नंबरिंग हुई होती है 10। तो ये जो बीच में ब्लैक वाले में बना रहा हूं, ठीक है, ये एलिमेंट्स जो आएंगे, ये एलिमेंट आप लोगों के पास डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। तो आप लोगों ने समझ लेना है कि ये जो नीचे लास्ट वाले बच गए, फिर ये सवाल है, तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स की बात करेंगे, कौन से होते हैं, तो याद रखना है ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोगों के पास क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। समझ आ गई, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब इनको डी ब्लॉक क्यों बोला जाता है, डी ब्लॉक इसलिए बोला जाता है, अगर इनमें से कोई भी एटम आप उठाओ, एटॉमिक नंबर उसका देखो, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे ही करोगे तो उनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आता है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आता है लास्ट वाला। ठीक है, कोई भी एलिमेंट उठाओ, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, देखना आखिरी इलेक्ट्रॉन डी के अंदर जा रहा है, तो आप लोग समझ जाओगे कि ये डी, इसलिए इसको बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि ये आप लोगों के पास होते हैं, इनके आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होता है, आफ्टरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, वो 3D में जाता है। ठीक है, डी सब शेल के अंदर, 3D के या डी सब शेल के अंदर आता है, इसीलिए हम लोग इन सबको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी सीरीज में डिफाइन किया गया, सीरीज में डिवाइड किया गया। तो सबसे ऊपर वाली जो सीरीज होती है, जिसको आप लोग बोलते हो, जो थर्ड पीरियड की होती है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे सीरीज होंगी, एक थर्ड पीरियड होगा जिसे आप लोग बोलते हो थर्ड पीरियड। ठीक है, इसको आप लोग बोलते हो 3D सीरीज। क्या बोलते हो, 3D सीरीज। याद रखना, जो थर्ड पीरियड, यहां से देखो, पहला दूसरा इस तरीके से बने हुए हैं ना, पहला दूसरा तीसरा, जो तीसरे वाला है ये हमने, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, जो तीसरी वाली लाइन है ये आप लोगों के पास कहलाती है 3D सीरीज। उसके बाद होती है फोर्थ पीरियड वाला, जो फोर्थ पीरियड होता है वो आप लोगों के पास होता है 4D सीरीज। ठीक है, जो पांचवा होता है वो आप लोगों के पास होता है 5D सीरीज, और जो सिक्स्थ वाला पीरियड होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कहलाता है 6D सीरीज। तो ये 4 ही सीरीज होती हैं, 5D सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। अब सोचने की बात, आप लोगों ने ट्रांजिशन मेटल्स का नाम दिया है, तो इस पूरे चैप्टर में सारे ट्रांजिशन मेटल्स को पढ़ोगे नहीं, तो आप लोग किन को पढ़ोगे, आप पढ़ोगे सिर्फ और सिर्फ इनको। ठीक है,
3D सीरीज को। किसको पढ़ोगे? 3D सीरीज को। ये ऊपर वाले जो शुरू वाले हैं ना, ये 3D सीरीज के मेंबर्स हैं और इन 3D मेंबर को ये हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको 3D सीरीज क्यों कहा जाता है? इसीलिए 3D सीरीज कहा जाता है क्योंकि आप लोगों के पास आखिरी शेल ना 3D सब शेल के अंदर आता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन किधर आता है? 3D सब शेल के अंदर आता है। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी एलिमेंट इस पहली सीरीज का उठाओ ऊपर में से, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा, ठीक है, वो किसके अंदर आएंगे? आखिरी सब शेल जो होगा छोटा वाला, वो क्या होगा? 3D होगा और 3D के अंदर आएगा, ठीक है। वो सबसे 3D सीरीज लास्ट सब शेल होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? 3D सीरीज, ठीक है। इस हिसाब से सीरीज के नाम है। जिसमें 4D में जाएगा 4D सीरीज कहलाएगी, जिसमें 5D जाएगा वो एलिमेंट 5D सीरीज का हिस्सा कहलाएगा, और जिसमें 6D में जाएगा उसका 6D सीरीज का हिस्सा कहलाएगा, ठीक है। हम लोग इनके ऊपर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को नहीं डिस्कस कर रहे, वो अलग टॉपिक्स हैं, तो हम लोग सिर्फ इनको ही डिस्कस करेंगे, 3D सीरीज को। समझ आ गई है? अब बोल रहे हैं कि 3D सीरीज पे 3D जो सीरीज है, ठीक है, तो वही बात आ गई फर्स्ट पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, बाकी नहीं। एस और पी को हम लोग नहीं मिला रहे, ठीक है। तो याद रखना एस और पी के दरमियान पाया जाती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स। तो अब ये मेटल भी होते हैं, मेटलाइड्स भी होते हैं, ठीक है। याद रखना नॉन मेटल नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे मेटल मेटलाइड होंगे। अब ये जो आप लोगों ने सीरीज बनाई है दरमियान में, ठीक है, ये ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, इनमें जो पहला ग्रुप है, पहला पीरियड होगा, जो इसको मैंने कहा 3D सीरीज, उस 3D सीरीज को हम लोग असल में फर्स्ट पीरियड का नाम देते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं इट इज द फर्स्ट पीरियड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स ये हैं, बाकी नहीं है। तो ऊपर वालों को छोड़ दो, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का हिस्सा है, तो ये इसकी पहली सीरीज यानी फर्स्ट पीरियड आएगा, इसीलिए मैंने लिखा फर्स्ट पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। फर्स्ट पीरियड ऑफ ट्रांजिशन हम लोग किसको बोलते हैं? 3D सीरीज को। किसको? 3D सीरीज को बोला जाता है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। हम लोग इसको बोलते हैं 3D सीरीज। तो 3D सीरीज असल में स्टार्ट कहां से होती है? ये असल में स्टार्ट होती है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ठीक है। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 10, ठीक है। टोटल मेंबर्स कितने? 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, टोटल मेंबर्स कितने? 10 मेंबर्स होते हैं, लेकिन एक चीज एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। ये 10 मेंबर्स होते हैं 3D सीरीज के, लेकिन कुछ एक काम है कि हम लोगों ने कहा था कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है। मतलब कि क्या मतलब कि इसके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा, मतलब इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होगा, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होगा। उसमें तो बाकी सब आते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है जिंक। जिंक की अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसके पास आखिर में आते हैं 3D10 4s2, तो ये लास्ट वाले लिखे हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये जो है, अगर हम लोग बोले जिंक +2 में, मतलब इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ये आप लोगों के पास 3D10, तो मतलब कि इसका 3D10 आप लोगों को पता है ना, जो डी सब शेल है उसका, उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 10। तो हमने क्या कहा? ट्रांजिशन वो है जिनका टी जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट है, वो क्या है? इनकम्प्लीट। लेकिन यहाँ पे जो डी है उसके पास तो 10 है, मतलब उसके पूरे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरे हैं। तो इसी वजह से हम लोग जिंक को बोलते हैं कि ट्रांजिशन मेटल नहीं होता, लेकिन रखा गया क्योंकि आर डी ऑर्बिटल के अंदर है, ठीक है। इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स के अंदर आते हैं, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर रखते हैं, वरना नहीं रखा जाएगा, ठीक है। वरना हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने इसलिए रखा है क्योंकि डी ऑर्बिटल में आ रहा है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज बाकी चीजें हैं ना, वो बाकी ट्रांजिशन मेटल से अलग होती हैं, ठीक है। क्यों अलग होती हैं? बाकी सारी क्या है? डी ऑर्बिटल उनका इनकम्प्लीट है, लेकिन ये जो आप लोगों के पास है इसका जो है वो कंप्लीट है। तो याद रखना, इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि इसका फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। समझ आ गई है? अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम लो तो आप लोगों ने समझ जाना है कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज को ही देखेंगे। किसको? 3D सीरीज को। अभी मैंने बताया कि हम लोग इसके अंदर सिर्फ 3D सीरीज को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग किसकी करेंगे? 3D सीरीज की। हम लोग क्या करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब तो पता है ना क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल और सब शेल। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को शेल और सब शेल में डिवाइड करेंगे और वहां पे अरेंज करके लिखेंगे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसकी? 3D सीरीज की। अब अकॉर्डिंग टू कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स के मुताबिक आप लोग इनको फॉलो करते हो। ये रूल्स आप लोग बेसिकली पढ़ चुके हो पहले, ठीक है। पहला क्या है? अब वो प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद हुडजूर भी पढ़ा था, फिर उसके बाद पोलीज एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो ये तीनों रूल्स आप लोग पढ़ चुके हो। तो
ان تینوں کے مطابق آپ لوگ ارینجمنٹ کرتے ہو. اب یہ تینوں رولز کیا ہیں؟ پہلا رول میں آپ لوگوں کو جنرلی بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ کیا کرتے ہو اکارڈنگ ٹو دیئر انرجی کے مطابق. جس کی کم انرجی ہوتی ہے وہ پہلے فیلڈ ہوتا ہے, جس آربیٹال کی انرجی کم ہوتی ہے وہ پہلے فیلڈ ہوتا ہے, جس کی زیادہ ہوتی ہے وہ بعد میں فیلڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر دوسرا یہ بتاتے ہیں کہ ان کو اپوزٹ سپن کے ساتھ کرنا ہے. مطلب ایک اگر کلاک وائز ارینج کیا تو دوسرا اس کے اینٹی کلاک وائز ارینج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ارینجمنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ ان کے ارینجمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں نے کہا ٹوٹل ممبرس کتنے ہیں؟ 10 ہے نا. تو میں بول دیتا ہوں, یہ 10 میں لکھ لیتا ہوں, 3 4 5 6 7 8 9 اور 10. تو لکھتے ہیں. پہلا کیا؟ اسکینڈیم, ٹائٹینیم, ونیڈیم, کرومیم, مینگنیز, فیرم یعنی آئرن. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کو یاد رکھو, کیونکہ ہم لوگ یہ پورے کے پورے چیپٹر کے اندر یاد پڑھیں گے, انہی چیزوں کو دیکھیں گے. تو آپ لوگ کیا کریں, یہ جو ٹرانزیشن ایلیمنٹس ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے لکھ رہے ہیں ان کو یاد بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ. کوبالٹ, نکل, کاپر اینڈ زنک. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کے پاس آ گئے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی اس چیز کی. اب ان کے الیکٹرانک کنفیگریشن کر لیتے ہیں. اب یاد رکھنا ان کی الیکٹرانک کنفیگریشن جو ارگان سے میچ ہو رہی ہے اس کی جگہ میں ارگان لکھوں گا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے والی ارگان کیونکہ بہت لینتھی ہے, بہت زیادہ آگے تک جائے گی. تو یہ سارے کے سارے ارگان کے ساتھ شروع میں میچ ہو رہے ہیں, اسی لیے ہم لوگ کیا کریں گے, ان کے ساتھ ارگان لکھیں گے. مطلب کہ اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن ارگان کے ساتھ میچ ہو رہی ہے شروع والی. اس کے بعد والی ابھی میں لکھ کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ لوگوں نے لکھ لی. سمجھ آ گئی ہے. اب الیکٹرانک کنفیگریشن کرنے کا طریقہ سیکھنا. اب ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ 2 آربیٹالز آ رہے ہیں, ایک 3D اور کیونکہ آخری شیل ہے, اور اس کے بعد 4s. ٹھیک ہے, اب یاد رکھو 4s پہلے فیل ہوتا ہے, 3D بعد میں. تو یہاں پہ ہم لوگ بولتے ہیں, سنتے جانا. اب یہاں پہ 4s میں کتنے آئیں گے؟ 2 الیکٹرانز, D میں 1 الیکٹران. پہلا یاد کر لو, باقی اسی طریقے سے کنٹینیو ہوں گے. ٹھیک ہے, 4s2 3D1. اب دیکھنا 3D2 4s2 4s2. اب بڑھاتے جاؤ D. یہ تو S میں آتے ہی 2 الیکٹرانز ہے, وہ فلڈ ہو چکا ہے. اب فلڈ کون ہو رہا ہے؟ D, انر شیل الیکٹران 3D. ٹھیک ہے, 3D3 4s2. اب یہ کیس, یہ جو کیس آیا ہے نا, یہ چیز میں اس کے پیچھے مارک لگا رہا ہوں, یہ ایکسیپشنل کیس ہے, یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھنا کاپر کا بھی ایکسیپشنل کیس ہے, جس کے اوپر بلیک ڈاٹ لگائیں. ان کی ریزن ابھی میں بتاتا ہوں کہ کیا ایکسیپشنل کیس ہے. دیکھنا کرومیم کا ہوتا ہے 3D5 4s1. اب یہ دیکھو ہونا کیا چاہیے تھا, اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن اصل میں ایسے ہونی چاہیے تھی نا. دیکھو کرومیم کی ہونی چاہیے تھی 3D4 4s2, ایسے ہونی چاہیے تھی, لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ جو s بلاک ایلیمنٹ ہے اپنے ایک الیکٹران کس کو دے دیتا ہے؟ D کو. تو اس کے 4 سے کتنے ہو جاتے ہیں؟ 5. تو یہی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی اس چیز کی کہ s بلاک ایلیمنٹ اپنا ایک الیکٹران, s جو ہے s سب شیل ہے, جو یہ سب s سب شیل اپنے 2 الیکٹران اس کے پاس چلتے آ رہے ہیں نا, یہ اپنے ایک الیکٹران کس کو دے دے گا؟ D کو دے دے گا, اس کے 5 ہو جائیں گے. باقی تو اسی طریقے سے کنٹینیو رہے گی. 3D5 4s2, اس کے بعد 3D6 4s2, 3D7 4s2, اور اس کے بعد 3D8 4s2. اب یہ دیکھیں, اب پھر ایک کام ہوا, پھر ہوا کاپر کی بات آئی. کاپر نے کیا کیا؟ 3D10 4s1. یہاں پہ بھی کیا کیا؟ s نے اپنے ایک الیکٹران D کو دے دیا. اب اس کے 9 کی جگہ کتنے ہو گئے؟ 10, کیونکہ 8 کے بعد یہاں 9 آنا چاہیے تھا, لیکن یہاں پہ s نے کیا کیا؟ اپنا ایک الیکٹران کس کو شفٹ کر دیا؟ D آربیٹال. تو وہ D آربیٹال کتنے ہو گئے؟ ان کا اندر الیکٹران 10 ہو گئے. تو لاسٹ والے کے 3D10 ابھی جو بتایا تھا زنک کا 4s2. ٹھیک ہے, یہ کمپلیٹلی ہوتے ہیں. اب یہ جو ایکسیپشنل کیس آئے ہیں کرومیم اور کاپر کا, تو اس ایکسیپشنل کیس کو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسیپشنل کیس کیا ہے اس میں؟ وہ ہے کرومیم یعنی کہ Cr کا. ٹھیک ہے, اور دوسرا آپ لوگوں کے پاس ہے کاپر. یہ 2 کیس ایسے ہیں کہ یہ الیکٹرانک کنفیگریشن میں اب وہ پرنسپل منظور اور پولی ایکسکلوسیو پرنسپل کو فالو نہیں کر رہے, یہ اس کو abolish کر رہے ہیں, یعنی اس رول کو نہیں مان رہے. اب رول کو نہیں مان رہے تو کیوں نہیں مان رہے؟ ریزن کیا ہے اس کی؟ ریزن یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یاد رکھنا ایک رول بولتے ہیں, اگر ہمارے پاس جو آربیٹالز ہوتے ہیں وہ ہاف فلڈ ہوں یا فلی فلڈ ہوں, تبھی آپ لوگوں کے پاس اسٹیبل مانے جاتے ہیں. کیا ہو؟ ہاف فلڈ آربیٹال ہو یا پھر فل فلڈ ہو. ٹھیک ہے, وہ آپ لوگوں کے پاس کیا مانا جاتا ہے؟ اسٹیبل مانا جاتا ہے. تو یہ اپنی اس حالت میں اسٹیبل نہیں ہوتے جو پہلے ان کی بن رہی ہے اکارڈنگ ٹو ہفبرگ پرنسپل, اسی لیے ہفبرگ پرنسپل کو فالو نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہاف فلڈ بناتے ہیں. کیونکہ دیکھو اس کیس کو, ان کیس کو دیکھو اور اس کو دیکھو. ٹھیک ہے, یہ ہاف فلڈ ہے کہ نہیں؟
غور سے دیکھو کہ یہاں پہ 3D ڈی میں ٹوٹل الیکٹرانز آتے ہیں 10. کتنے آتے ہیں 10. لیکن اگر وہ 4 لکھتا تو وہ انسٹیبل تھا, تو یہ اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے, دونوں کو ہاف فلڈ کر دیتا ہے. ایس میں 2 آتے ہیں, ڈی میں 10 آتے ہیں نا, تو ڈی کا ہاف کر لیا 5 آ گیا, ایس کا ہاف کیا 1 آ گیا. ایس بھی ہاف فلڈ مطلب سٹیبل ہو گیا, اور یہ 5 والا بھی, یہ جو اوپر لکھا 3D 5, تو اس کے پاس بھی 10 نہیں 5 ہے, تو مطلب یہ بھی سٹیبل ہو گیا. اب اس کی کیس دیکھو, یہاں پہ 4s1 سٹیبل, ٹھیک ہے, ہاف فلڈ ہے تو مطلب سٹیبل ہو چکا ہے, اور 3D10 یہ فلی فلڈ ہے تو مطلب سٹیبل ہو چکا ہے. تو اسی لیے کیا کرتے ہیں, یہ کاپر اور کرومیم کا یہ کیس ہوتا ہے, کاپر اپنے آپ کو ہاف فلڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, ہاف فلڈ آربیٹال بناتا ہے جس طرح کہ وہ اپنے آپ کو سٹیبل کر سکے. مین ریزن اپنے آپ کو سٹیبل کرنا ہوتی ہے, اور کاپر بھی ایسا ہی کرتا ہے, ٹھیک ہے. میں یہاں پہ کاپر کا ہی بتا دیتا ہوں, یہ اپنے آپ کو ایک فلڈ بناتا ہے جو آپ لوگوں کے پاس فل فلڈ ہوتا ہے, اور دوسرا ہاف فلڈ ہوتا ہے تاکہ اپنے آپ کو سٹیبل کر سکے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے کہ ہاف فلڈ ہوگا یا فل فلڈ ہوگا تو وہ سٹیبل مانے جاتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں یہ اپنے آپ کو کیا بنا رہا ہوتا ہے, ہاف فلڈ نا, یہاں پہ ہاف فلڈ, یہاں پہ فل فلڈ سٹیبل. تو یہاں پہ دیکھیں ہاف فلڈ, یہ بھی ہاف فلڈ, تو یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے سٹیبل بناتے ہیں. یہی ریزن ہے کہ یہ آپ لوگوں کے پاس ان پرنسپل, ان رولز کو نہیں مان رہے ہوتے, ان کو توڑ رہے ہوتے, ان رولز کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. سمجھ آ گئی اس چیز کی, ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں پراپرٹیز آف ٹرانزیشن میٹرز. پراپرٹیز کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بیسیکلی آپ لوگوں کے پاس دو طرح کی بچپن سے پڑھتے آئے ہیں, کیمیکل پراپرٹیز اور فزیکل پراپرٹیز. ہم لوگ دونوں اس کی ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے, ٹینشن نہیں لینی. تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ایک چیز میں یہاں پر لکھ لوں, ان کی سیم فزیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں, سملر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. سیم مطلب سملر آپ لوگ لکھ لو, ٹھیک ہے, سملر فزیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو اس کی آپ لوگوں کے پاس کیمیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ ویریبل ہوتی ہیں, وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ ایک سیکوینس سے, ایک رول کے مطابق آپ لوگوں کے پاس نہیں چل رہی ہوتی, ٹھیک ہے. وہ کون سی ہیں, وہ کیمیکل پراپرٹیز ہیں. وہ کیا ہیں, کیمیکل پراپرٹیز, ٹھیک ہے. یہ سی ہے کیمیکل پراپرٹیز. سمجھ آ گئی ہے. اب کیمیکل پراپرٹیز ہیں کون سی جو آپ لوگ ڈسکس کرو گے, وہ کون کون سی آپ لوگوں کے پاس, پہلا دیکھتے جائیں آپ لوگ کون کون سی کیمیکل پراپرٹیز اس کے اندر ڈسکس کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. پہلا ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ, ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹس. ان کی ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ مطلب آکسیڈیشن اسٹیٹ چینج ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ بعد میں پڑھیں گے, پہلے فزیکل پراپرٹیز پڑھیں گے, لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کیا پڑھنے والے ہیں, ٹھیک ہے. کلرڈ آئنس کو پڑھیں گے, یعنی کہ کمپلیکس آئنس ہم لوگ بنانا سیکھیں گے کہ یہاں پہ کمپلیکس کمپاؤنڈ کیسے بنتے ہیں. اس کے بعد کوآرڈینیٹ بانڈس کو بننا سیکھیں گے کہ یہاں پہ کوآرڈینیٹ کوولنٹ بانڈ یا کوآرڈینیٹ کوولنٹ کمپاؤنڈس کیسے بناتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ چیزیں آپ لوگ سیکھو گے. جیسے آپ لوگ ڈیٹیو بانڈ کا نام بھی دیتے ہو. سمجھ آ گئی, یہ چیزیں آپ لوگوں کے پاس آگے چیپٹر میں آئیں گی. لیکن فزیکل پراپرٹیز آپ لوگ ابھی سے ہی ساتھ ساتھ سیکھو گے. آج کے لیکچر ہم لوگ کیا کریں گے, ساری فزیکل پراپرٹیز کو ختم کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. فزیکل پراپرٹیز آپ لوگوں کے پاس بیسیکلی خود بتاتے جاؤ. میٹل کو اپنے سامنے رکھو بھائی, آئرن کو ذہن میں لے آؤ. آئرن ہے, اب اس کی کیا کیا فزیکل پراپرٹیز ہیں. پہلا وہ ہارڈ ہوتا ہے, وہ سالڈ فارم میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ بولتے ہیں وہ سونورس ہوتا ہے, مطلب کہ اس کی آواز پروڈیوس ہوتی ہے نا. اس کے بعد آپ لوگ بولتے ہو کہ گڈ کنڈکٹر ہوتا ہے. اس کے اندر سے آپ لوگوں کے پاس کیا, ہیٹ اور الیکٹریسٹی دونوں پاس ہوتے ہیں. گڈ کنڈکٹر ہوتا ہے آف ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر اس کو چمکایا جائے تو لسٹر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ اس کو چمکا کے آپ لوگ دیکھیں وہ چمک پروڈیوس کرتا ہے نا, تو اسی لیے ہم لوگ بولتے ہیں لسٹر ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میلیبل اور ڈکٹائل ہوتا ہے. آپ لوگ میلیبل اور ڈکٹائل کا کیا مطلب ہوتا ہے, کیا آپ لوگ اس سے تارے وغیرہ بنانا, یا اس کو آپ لوگ اس کو کوئی شیپ چیئر وغیرہ بنانا, ڈور بنا سکتے ہو نا, شیٹس وغیرہ لوہے کی بنا سکتے ہو. تو ایک میٹل کو لا کے اس کی بنانے کی کوشش کرو ذہن میں, کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پراپرٹیز وہ سب فالو کر رہا ہوتا ہے. اور سب سے مین پراپرٹی میگنیٹک پراپرٹیز, ٹھیک ہے. جو میگنیٹک پراپرٹیز بھی فالو کرتے ہیں, ان کے اندر میگنیٹک فزیکل پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں, پڑھاؤں گا آج ہی. جیسے فیرک میگنیٹک, آپ لوگوں کا ڈائی میگنیٹک, اور یہ سب چیزیں آپ لوگ پڑھو گے, ٹھیک ہے. تو اب آ جاتے ہیں پہلی پراپرٹی کی طرف. پہلی فزیکل پراپرٹی آف ٹرانزیشن میٹل کیا ہے, ڈینسٹی. کیا ہے, ڈینسٹی. ڈینسٹی بولتے ہیں کہ اس کے پہلے اکارڈنگ ٹو فزکس دیکھ لیتے ہیں. ڈینسٹی آپ لوگ بولتے ہو میس پر یونٹ والیوم. آپ لوگوں کے پاس کیا کہلاتا ہے, ڈینسٹی, ٹھیک ہے. یہی ڈیفینیشن ہے نا, میس پر یونٹ والیوم ڈینسٹی. آپ لوگوں نے رو سے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہو, بولتے ہو کہ یہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے,
मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो ये जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, इन सब को हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज के लिए पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज के लिए पढ़ेंगे। तो याद रखना कि आप लोगों ने क्या कहा कि 3D सीरीज को ही डिफाइन करना है, बाकी को हम लोग बीच में नहीं लाएंगे। तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो डेंसिटी है उसका डायरेक्ट रिलेशन है मास के साथ और उसका इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम के साथ। तो मतलब कि डेंसिटी किन दो चीजों पे डिपेंड कर रही है? दो चीजें कौन सी हैं इसको चेंज करने वाली? वो आप लोगों के पास होता है मास और वॉल्यूम। ठीक है, किस चीज पे डिपेंड कर रही होती है? मास और वॉल्यूम। तो आप ये बताएं कि किन चीजों पे डिपेंड कर रही है? हमने क्या कहा? मास और वॉल्यूम पे। तो हमें यहां से पता चल रहा है अगर मास ज्यादा करोगे तो डेंसिटी ज्यादा। तो यही चीज हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, मास इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज। ठीक है, मैं तीर के निशानों पर की तरफ मतलब वो इंक्रीज हो रही है। वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज। ठीक है, और इनवर्स रिलेशन है, वॉल्यूम कम करोगे तो आप लोगों के पास डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, वॉल्यूम ज्यादा करोगे डेंसिटी कम हो जाएगी। ये चीज याद रखनी है। और मेन चीज अब इसको रिलेट करते हैं 3D सीरीज के साथ। ठीक है, आप लोगों के पास इसके साथ आप लोग जो सीरीज पढ़ लो, इस सीरीज के साथ आप लोग रिलेट करोगे। तो हम लोग बोलते हैं फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक या कॉपर आप लोग बोल दो, उस तक आप लोगों के पास क्या होती है? ये सीरीज डेंसिटी की इंक्रीज होती जाती है। क्या होती है? डेंसिटी इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, स्कैंडियम से कॉपर तक या जिंक तक, कॉपर तक या जिंक तक, ठीक है, डायरेक्ट बोल दो, स्कैंडियम से लेके जिंक तक आप लोगों के पास हो रही होती है इंक्रीज। डेंसिटी क्यों इंक्रीज हो रही होती है? रीजंस देखना। ठीक है, मैं रीजंस की हेडिंग दे के आप लोगों को समझाता हूं कि रीजन क्या है इसकी रीजन ये है कि लेफ्ट से राइट, मतलब स्कैंडियम से जिंक तक आप लोगों के पास क्या हो रहा होता है? आप लोगों के पास मास इंक्रीज हो रहा होता है, मास, एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा होता है। क्या इंक्रीज हो रहा होता है? एटॉमिक मास। जब एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा होता है तो मतलब इसकी डेंसिटी भी ज्यादा हो रही होती है। तो हमने क्या कहा? मास इंक्रीज और डेंसिटी ज्यादा, तो मास इंक्रीज हो रहा होता है। लेकिन आप लोगों के पास एटॉमिक साइज क्या हो रहा होता है? डिक्रीज। एटॉमिक साइज क्या हो रहा होता है? डिक्रीज। एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज हो रहा होता है? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट कमजोर हो जाती है और न्यूक्लियर फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो साइज कम होता जाता है। जब एटॉमिक साइज कम होता है तो मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब के वॉल्यूम कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो रही होती है? इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, ये सारा इसी तरीके से चलता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है इसके अंदर। ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस भी इनकी वजह से जो यहाँ पे बीमारी बनी हुई है ना, वही बीमारियां यहाँ आगे भी आप लोगों के पास मुश्किलात का बायस है। तो आप लोगों ने यहाँ से याद कर लेना है कि मसला आप लोगों के पास इसका होगा, किन किन का? एक जो फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, और जो आप लोगों के पास हाफ फील्ड है। तो इन दो की आप लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, जो आप लोगों के पास देखें केस बता रहा हूँ, मैंगनीज का मसला बन रहा है, जिंक का मसला बन रहा है, यानी कॉपर वगैरह का, जिनके फुली फील्ड या हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, ये वो आप लोगों के पास एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे एक्सेप्शनल केस की हेडिंग दे सकते हो, मतलब इररेगुलर। ठीक है, इरेगुलरिटीज की हेडिंग दे दो। ठीक है, इरेगुलरिटीज शो करते हैं। इरेगुलरिटीज का मतलब है कि ये स्ट्रैंड को फॉलो नहीं कर रहे होते, कि सारी इंक्रीज हो रहे हैं तो आखिर में इसकी डिक्रीज हो जाती है। जिंक की, मैंगनीज की, इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो रही है? रीजन क्या है? रीजन यही है, आप लोगों के पास अभी मैंने बताया कि इनका जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है, इनका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्यों? इसमें इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 3D इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट को ज्यादा कर देते हैं। यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाती है? ज्यादा। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। शील्डिंग इफेक्ट क्यों इंक्रीज हो रही है? किस वजह से इंक्रीज हो रही है? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रही है क्योंकि 3D ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो चुके हैं। वो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, 4s वाले बाहर वाले, जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन फील्ड हो जाएगा तो वो शील्डिंग इफेक्ट तो ज्यादा करेगा, 4s इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा। जब 4s इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो वॉल्यूम यानी एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो जब मैंने कहा वॉल्यूम बढ़ गया, एटॉमिक साइज मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, जब वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम। तो इनकी आप लोगों के पास डेंसिटी कम होती है क्योंकि इनका वॉल्यूम ज्यादा होता है। और वॉल्यूम ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि 3D ऑर्बिटल इनका फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड हो जाता है, जो कि न्यूक्लियर फोर्स को उससे बाहर वाली यानी 4s तक नहीं जाने देता, जिसकी वजह से वो 4s क्या हो जाता है? एक्सपेंड कर जाता है, बड़ा हो जाता है। इसी वजह से आप लोगों के पास क्या हो जाती है? डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, समझ आ गई? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, ये जो आप लोगों के सामने प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, यही प्रॉपर्टीज आप लोगों की हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे थोड़ी सी
केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ भी, जिनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगी, लिगेंड्स वगैरह को हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली आप लोगों के पास यहाँ ये जो सामने आप लोगों के पास लिखी गई हैं यही फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। डेंसिटी पढ़ चुके हो, बाकी 4 ही हैं, ठीक है। ये 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पढ़नी है। तो नेक्स्ट है आप लोगों के पास एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या है, देखिए एटॉमिक रेडियस असल में बोला किसको जाता है, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस आप लोगों के पास क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस। तो डेफिनेशन कर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। किसी भी एटम का न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस, यानी हम लोग बोलते हैं ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। ये वाला आउटर मोस्ट, इधर से लेके आखिर तक का डिस्टेंस आप लोगों के पास क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडिया है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस, यही चीज आप लोग एटॉमिक रेडियस के अंदर पढ़ेंगे कि क्या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या इरेगुलरिटीज आ रही हैं। तो याद रखिएगा एटॉमिक रेडियस में इरेगुलरिटीज आ रही हैं। बेसिकली अगर ट्रेंड को देखा जाए, ट्रेंड को समझा जाए, तो आप लोग बोलते हो कि आप लोगों के पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम होता जा रहा है, एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा है। क्यों कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, ठीक है। आप लोगों के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो वो जितने बढ़ते जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, जितने खींचते हैं उतना शेल उसके करीब आता है, तो एटॉमिक साइज कम हो जाता है। तो याद रखिएगा एटॉमिक रेडियस 3D सीरीज का, याद रखिए मैं सारी प्रॉपर्टी सिर्फ 3D सीरीज की पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो 3D सीरीज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज आप लोगों के पास ज्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। लेकिन कुछ इरेगुलरिटीज हैं, वो इरेगुलरिटीज में बयान कर देता हूं, ठीक है। क्या, पहली इन द बिगनिंग, मतलब कि जो शुरू के एलिमेंट्स है, शुरू के एलिमेंट्स यही ट्रेंड फॉलो करते हैं, ठीक है। शुरू के एलिमेंट जो है आप लोगों के पास, इनका क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज की बढ़ने की वजह से आप लोगों इनका, ठीक है, साइज क्या होता जा रहा है, डिक्रीज, क्या होता जा रहा है, डिक्रीज, ठीक है। ये उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं जो ऊपर बताया है कि आप लोगों के पास जिस तरीके से इनके अंदर मूव करते हो, जिस तरीके से आप मूव करते हो स्कैंडियम से टेनियम की तरफ, वेनेडियम और क्रोमियम, इस तरीके से आगे तरफ जा रहे हो, तो ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जिनका साइज आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, जिनका साइज आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो मिडिल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मिडिल एलिमेंट्स जो आप लोगों के पास आ जाते हैं इस सीरीज के, ठीक है, वो मिडिल एलिमेंट्स अब मैं आपको बता भी देता हूं, जिनके इनके जो मिडिल एलिमेंट्स हैं वो है मैंगनीज, फेरम वगैरह, ठीक है, और कोबाल्ट। तो ये आप लोगों के पास मिडिल एलिमेंट्स है। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराओ तो, और उसके बाद अगर इसका साइज निकालो तो साइज इनका क्या आ जाता है, कांस्टेंट, ठीक है। इनके जो होता है साइज में इतना चेंज नहीं आता, ठीक है। साइज इसका एटॉमिक साइज सेम हो जाता है, ठीक है। बेशक आप लोगों के पास इसका न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर बढ़ता जाए, ठीक है, एटॉमिक नंबर मानी कि प्रोटॉन बढ़ते जाए, लेकिन इसका साइज क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाले हैं नियर टू एंड, अब आखिरी वालों की बात करूंगा। अब आखिरी कौन से बच गए, आखिरी आप लोगों के पास बच गए निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक साइज आप लोगों के पास क्या होता है, जिनका एटॉमिक साइज आप लोगों के पास इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है। वो आप लोगों को बताया ना, क्योंकि ये फुली फिल्ड होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होने के, यानी कि स्टेबल होने के करीब हो रहे होते हैं। जब स्टेबल होने के करीब हो रहे होते हैं तो इनका साइज बढ़ता जाता है, शील्डिंग इफेक्ट इनके अंदर ज्यादा हो जाती है, सिंपल रीजन, ठीक है। इनकी शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होती है, वो न्यूक्लियस की फोर्स को आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन तक नहीं जाने देती। जब वो नहीं जाने देती तो साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो बिगनिंग वाले जो भी हैं, ठीक है, उनका साइज क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उनका साइज तकरीबन कांस्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाले हैं उनका क्या होता है, साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसकी ट्रेंड बनाना चाहें तो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है, फिर बीच में से कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हो गया। तो मतलब कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो शुरू वाले हैं, उनका आहिस्ता आहिस्ता साइज कम हो रहा है, फिर दरमियान वाले जो है उनका कांस्टेंट, फिर आहिस्ता आहिस्ता साइज बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से इसका ट्रेंड बनता है, ठीक है। समझ आ गई इस चीज की, एटॉमिक रेडियस की। नेक्स्ट आ जाते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लोग अपने ज़हन में किसी मेटल को ले आओ, कब क्या होने वाला है, मेटल को लाओ तो आप लोगों को पता है उसको पिघलाने के लिए मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है ना जिसमें सॉलिड स्टेट लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो कोई भी मेटल है जो इससे बिलोंग कर रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट से,
ठीक है, और 3D सीरीज के अंदर से उठाओ, उसको अगर पिघलाने की कोशिश करो तो उसको क्या लगता है, आयरन ही उठा लो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई है या लो है, तो उसको पिघलाने की ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है कि कम, तो ज्यादा। आप लोगों को पता है कि कम से कम 2700 सेल्सियस देना पड़ता है आयरन को। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी, ठीक है, बी डॉट पी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शॉर्टकट याद कर लो कि इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, रीजन भी बतानी है ना साथ, कि भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई बता दिया मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, रीजन पता ही ना, रीजन याद रखनी है, क्योंकि इनके दरमियान होता है मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि इनके दरमियान होता है मेटालिक बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उनको जोड़ के रखता है। जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड होगा उतना ज्यादा हाई एंड मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो मतलब यहां से आप लोगों को पता चल गया कि स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है इनके बॉन्ड की, वो डिपेंड कर रही है मेटालिक बॉन्ड पे। जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड होगा तो उतना ज्यादा आप लोगों के पास क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब ये बताओ कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो आ गया, वही पता चल गया कि हमें मेटालिक बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है। अब मेटालिक बॉन्ड खुद किस चीज पे डिपेंड कर रहा है वो चीज देखते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड असल में जो मेटालिक बॉन्ड है वो डिपेंड कर रहा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा ये चीजें होंगी उतने ज्यादा मेटालिक बॉन्ड होगा। वो क्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी एंड एस एलिमेंट, ठीक है, डी जो आप लोगों के पास डी सब शेल है उसका या एस का, इन दोनों के अगर नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा अनपेयर्ड, तो याद रखिए अब ये अनपेयर्ड की क्यों बात कर रहा है, पेयर्ड की क्यों बात नहीं कर रहा, तो याद रखना जो अनपेयर्ड होते हैं ना वही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब उतने ही ज्यादा बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, उतने ही ज्यादा मेटालिक बॉन्ड बनेगा, और जितने ज्यादा मेटालिक बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता जाएगा। तो बता रहे कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेंथ ओवरऑल इंक्रीज हो रहा होता है इस पूरे इसके अंदर आप लोगों के पास 3D सीरीज के अंदर। लेकिन कुछ इरेगुलरिटीज इसकी भी हैं, मतलब कुछ एक्सेप्शनल केस इसके भी हैं कि जो इसको इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। तो वो कौन सी चीजें, वो कौन से दो तीन एलिमेंट्स हैं, तो उनको देख लें। एक मैंगनीज आता है, एक जिंक आता है। अब ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों के पास है हाफ फिल्ड, ठीक है, ये आप लोगों के पास स्टेबल माने जाते हैं, क्योंकि इनमें से एक है हाफ फिल्ड और दूसरा है कंप्लीट फील्ड, ठीक है। जब ये दोनों फील्ड कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड है तो इनको हम लोग स्टेबल बोलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख लो, मैंगनीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो आर्गन, और इसमें आता है 3d5 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जिंक की करो आर्गन 3d10 4s2, इसकी 4s2। तो यही बता रहे हैं कि देखो कंप्लीटली फील्ड है, ये कंप्लीटली फील्ड है और ये हाफ फील्ड है। जो कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड उन्हें स्टेबल बोलते हो ना, जो जब ये स्टेबल है तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो स्टेबल होते हैं ना उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इनका मैं बोल देता हूं जो मैंगनीज है इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जो जिंक है उसका सबसे कम होगा, लोएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एमपी एंड बीपी, ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये याद रखना, ट्रेंड समझ आ गई इस चीज की। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ये थी आप लोगों के पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी। ओवरऑल ट्रेंड वही फॉलो हो रहा है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, हाई होता जाएगा, लेकिन इन दो को छोड़ के, ठीक है, इनमें लो होगा, ठीक है, समझ आ गई इस चीज की। अब आ जाते हैं इसके ऊपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरफ। इंपॉर्टेंट है सबसे, बाकी सब प्रॉपर्टी से ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी समझने की है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, थोड़े कंसेप्चुअल बेस है, देखना। अब गौर से सुनना, आप लोगों के पास जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर्स होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, इन सब में मैग्नेटिक नाम आया ना, तो मतलब कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप लोगों के पास जितने ही मेटल्स हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कितनी तरह की हैं, 3 तरह की हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो हम लोग इनको पढ़ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो आप लोगों के पास जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ऐसे मैग्नेटिक, ऐसे एलिमेंट्स जो आप लोग अभी पढ़ोगे वो क्या होते हैं, कंप्लीटली आप लोग याद रखना कि रिपेल हो रहे होते हैं। मतलब कि अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए ना, वीकली रिपेल होंगे, वीकली रिपेल, ठीक है, रिपेल का मतलब रिपल्जन, दूर होंगे, ठीक है। जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में अंदर रखा जाता है तो रिपल्जन शो करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं वीकली रिपेल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड,
جب ان کو میگنیٹک فیلڈ میں پٹ کرتے ہیں، رکھا جاتا ہے، تو یہ ریپلجن شو کرتے ہیں، لیکن ویکلی ریپلجن ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھنا. اب یہ ویکلی ریپلجن کس وجہ سے ہوتی ہے یاد رکھنا، یا ایک چیز یاد رکھ لو اس سے بھی آسان ڈیفینیشن. پیرامیگنیٹزم وہ شو کریں گے جن کے پاس ان پیئرڈ الیکٹران ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ان پیئر الیکٹران ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ان پیئر الیکٹرانز ہوں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس چیز کی. نیکسٹ ڈائمیگنیٹک کون شو کریں گے؟ اس کا الٹ ہے. ٹھیک ہے، ڈائمیگنیٹک ہوتے ہیں اسٹرانگلی attracted when placed in magnetic field. ایسے میٹلز یا ایسے ایلیمنٹ جن کو ہم لوگ کس کے اندر رکھیں؟ میگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھیں گے، وہ اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، میگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھیں گے تو یہ آپ لوگوں کے پاس اٹریکٹ ہوں گے. اب اٹریکٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ پیئرڈ الیکٹرانز ہیں. کیونکہ پیئرڈ الیکٹرانز ہیں. اب میں اگزامپل دے دیتا ہوں یار. ان پیئرڈ کا تو آپ لوگوں کو پتا ہے، پیچھے میگنیز وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ ابھی میں نے بتایا تھا جس طرح میگنیز وغیرہ یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ان پیئرڈ ہے، لیکن آپ لوگوں کے پاس پیئرڈ ہے وہ کون سا ہے؟ زنک. دیکھیں زنک، اگر زنک کو الیکٹرانک کنفیگریشن کرو تو وہ الیکٹرانک کنفیگریشن میں 3d10 شو کر رہا ہے. تو 3d10 مطلب کہ 2 2 کا پیئر بنا ہوا ہے، 2 4 6 8 10. تو اس کے ڈی آربیٹالز کھول کے دیکھو، اس طریقے کا میں بنا کے بتا دیتا ہوں. اس میں 1 2 3 4 1 2 3 4 5 بن گئے نا. تو اس کے اندر بھی یہ پیئرڈ ہے، یہ پیئرڈ ہے. ایک یہ دوسرا یہ، ایک یہ ایک یہ ایک یہ ایک یہ. تو یہ پیئرڈ فارم میں ہوں گے، وہ ڈائمیگنیٹک بہیویئر یعنی ڈائمیگنیٹزم شو کریں گے. ٹھیک ہے، اب فیرومیگنیٹک کیا ہوتے ہیں؟ پیرامیگنیٹک اور فیرومیگنیٹک میں تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. یہ بھی ان پیئرڈ الیکٹرانز کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ بھی کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ ان پیئرڈ الیکٹرانز کی وجہ سے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ان پیئرڈ الیکٹرانز کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب مین چیز اس میں کیا ڈفرنٹ ہے؟ یہ ہوتے ہیں ویکلی ریپیل، یہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ اسٹرانگلی ریپیل. ٹھیک ہے، اسٹرانگلی ریپلجن شو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ لوگوں کے پاس ایگزامپل اٹھا لو، لاسٹ والے آئرن، کوبالٹ اور آپ لوگوں کے پاس نکل. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ان کی. یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو آپ لوگوں کے پاس کیا شو کر رہے ہوتے ہیں؟ میگنیٹک پراپرٹیز کو شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کون کون سے کیسی میگنیٹک پراپرٹی شو کر رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے؟ پیرامیگنیٹزم بھی شو ہوتی ہے، ڈائمیگنیٹزم بھی شو ہوتی ہے، اور فیرومیگنیٹزم بھی شو ہوتی ہے. یہ دونوں ان پیئرڈ الیکٹرانز کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ پیئرڈ الیکٹران کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں اٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے، ان دو میں ریپلجن، کیونکہ یہ پیئرڈ الیکٹرانز آتے ہیں، ان میں ان پیئرڈ الیکٹرانز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لاسٹ ہے الائے فارمیشن. الائے فارمیشن آسان ہے. ٹھیک ہے، الائے فارمیشن، الائے اصل میں بولتے ہیں مکسچر کو. کس کو؟ مکسچر کو. اب یہ کن دو چیزوں کا مکسچر ہوتا ہے؟ دو میٹلز کا مکسچر آف 2 or more metals. ٹھیک ہے، میں نے پیچھے مکسچر بولا ہے. ٹھیک ہے، میں مکسچر مطلب یہ فزیکلی مکسچر ہو رہے ہوتے ہیں، فزیکلی کمبائن ہو رہے ہوتے ہیں، کیمیکلی کمبائن نہیں ہو رہے. مطلب کہ اس میں فزیکل کمبینیشن کا مطلب ہے کہ الیکٹران پروٹون ایک دوسرے کو نہیں دے رہے، مطلب کہ ان کے درمیان بانڈ کی فارمیشن نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے، پگھلا کے میلٹ کر کے مکس کیا جاتا ہے. مکسچر آف 2 or more metals. ٹھیک ہے، ان کا آپس میں مکس ہونے کے بعد جو چیز بنتی ہے اس کو الائے کا نام دیتے ہیں. تو اب ہم لوگ 3D سیریز پڑھ رہے ہیں، سارے کے سارے میٹل ہیں، اس لیے میں نے یہ ڈیفینیشن کیا کہ مکسچر آف 2 or more metals is known as alloy. ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں یہ سوال میں ہے کہ کیا صرف میٹل کے ملنے سے ہی الائے بنتا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، میٹل اگر کسی بھی آپ لوگوں کے پاس نان میٹل کے ساتھ بھی مل کے الائے بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی مطلب کہ وہ جو الائے ہوگا نا، اس کے اندر جو نان میٹل ہوگا اس کی جو تعداد ہوگی وہ تھوڑی کم ہوگی میٹل کے مقابلے میں. لیکن ہم لوگ پڑھ رہے ہیں صرف ٹرانزیشن میٹلز کو نا، تو یہاں پہ میٹلز کی بات کرنی ہے کہ یہ 2 یا 2 سے زیادہ میٹل کا مکسچر ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ اس کو الائے کا نام دیتے ہیں. تو جس طرح آپ لوگوں کے پاس ہے براس ہوتا ہے، برونز ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اور اس طرح اسٹینلیس اسٹیل ہو جاتی ہے، جس طرح اسٹیل جسے آپ لوگ بولتے ہو. تو یہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ ایگزامپل ہوتی ہیں مکسچر کی. ٹھیک ہے، کس کی؟ مکسچر آف میٹلز کی، الائے کی. براس کس سے مل کے بنا ہوتا ہے؟ زنک پلس کاپر سے. برونز کس سے مل کے بنا ہوتا ہے؟ کاپر پلس ٹین سے. اور یہ اسٹینلیس اسٹیل کس کے بنا ہوتا ہے؟ آئرن، کرومیم، نکل پلس میگنیز. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ 4 میٹلز ہیں، ان 4 میٹل کے ملنے سے اسٹیل بنتا ہے، ان 2 کے ملنے سے برونز بنتا ہے. یہ فزیکلی کمبائن ہو رہے ہوتے ہیں، زنک اور کاپر کے ملنے سے براس بنتا ہے. اگر آ جائیں کہ بھائی ان کی فزیکل پراپرٹیز آپ لوگوں نے پڑھ لی، مکسچر بھی الائے بھی پڑھ لیا، اب بتاؤ کہ یہ جو میٹلز آپ مکسچر یا الائے پڑھے ہیں آپ لوگوں نے، یہ کہاں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھ لیں، یہ آپ لوگوں کے پاس میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں.
آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے میوزیکل انسٹرومنٹ, ٹھیک ہے, ان کے اندر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گھر میں ڈیکوریشن پرپس کے لیے استعمال ہوتے ہیں, کیونکہ اس کا بیسیکلی کلر کیا ہوتا ہے, یلو ہوتا ہے نا, گولڈ سے میچ کر رہا ہوتا ہے, تو ہم لوگ اس کو ڈیکوریشن پرپس کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ گولڈ کے ساتھ میچ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. براؤنز یار یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, براؤنز کیا ہوتا ہے, آپ لوگوں نے میڈلز دیکھے ہوں گے بھائی, یہاں کمپٹیشن ہوتے ہیں براؤنز کا میڈل دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے مختلف میڈلز بنانے کے لیے, ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں سٹینلیس سٹیل. سٹینلیس سٹیل آپ لوگوں کے پاس کیا ہوتی ہے, مکسچر ہوتی ہے آئرن, کرومیم, زنک اور نکل اور مینگنیز کا, ٹھیک ہے. یہ بہت ہارڈسٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو زنگ وغیرہ نہیں لگتا, ہم لوگ زنگ سے وغیرہ سے بچانے کے لیے ہم لوگ یہ چیز بناتے ہیں, ورنہ آئرن کو باہر چھوڑو اس کو زنگ لگ جاتا ہے, لیکن سٹینلیس سٹیل کو زنگ نہیں لگ رہا ہوتا. تو ہم لوگ اس کی کچھ پراپرٹیز, الائی کی پراپرٹیز پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہم لوگ الائی بناتے کیوں ہیں, ٹھیک ہے. تو الائی بنانے کا مقصد کیا ہے, پہلا مقصد ہے ہارڈنیس, کہ وہ میٹل کو اگر وہ سافٹ میٹل ہے نا اس کو ہارڈ بناتی ہے, جس طرح گولڈ وغیرہ نہیں ہوتے, گولڈ سلور یہ سافٹ میٹل ہے, ان کو ہارڈ بنایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کسی اور میٹل کو جوڑ کے ہارڈنس بناتی ہے, ٹھیک ہے. ہارڈنس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں الائی کی فارمیشن کا. سیکنڈ آپ لوگ اس کے لیے یوز کرتے ہو اسٹرینتھ کے لیے, ٹھیک ہے, جلدی ٹوٹے نا. تیسری چیز آپ لوگ کس کے لیے یوز کرتے ہو, کوریین سے بچانے کے لیے, کوریین ریزسٹنس, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ آئرن کو باہر چھوڑو اس کو زنگ لگ جاتا ہے, لیکن سٹیل کو نہیں لگتا, کیونکہ دیکھو اس کے اندر آئرن ہے, لیکن وہ باقی میٹل کے ملنے کی وجہ سے کیا بنا دیا, الائی بنایا, اس وجہ سے وہ اس کو زنگ وغیرہ نہیں لگتا, تو زنگ سے یہ بچاتا ہے. اور لاسٹ ہے شائنی اپیرنس, ٹھیک ہے, اس کے اپیرنس کو اچھا بنانے کے لیے, ٹھیک ہے, شائنی سرفیس دینے کے لیے. آئرن کو رکھا ہوا دیکھو, سٹیل کو رکھا ہوا دیکھو, زیادہ کون سا چمک رہا ہوتا ہے, سٹیل. تو یہی چیز ہے کہ اس کو شائنی سرفیس بنانے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو الائی کی فارمیشن دیتے ہیں, الائی بناتے ہیں اس سے, ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی یہاں تک. اب ریز کر کے جائیں گے کیمیکل پراپرٹیز کی طرف, ٹھیک ہے, ریز کر لو پھر کیمیکل پراپرٹیز ابھی آئے. نیکسٹ ہے آپ لوگوں کے پاس کیمیکل پراپرٹیز. تو ہم لوگوں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ کیمیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں نا وہ ویریبل ہیں, ٹھیک ہے, ویریبل کیمیکل پراپرٹیز, مطلب کہ ایک ٹرینڈز کو فالو یہ نہیں کر رہی ہوتی, مختلف, ہر ایک کی پراپرٹی دوسرے سے مختلف ہوگی. ویریبل کا کیا مطلب ہوتا ہے, چینج, ٹھیک ہے. ان کی کیمیکل پراپرٹیز کیا ہوتی رہتی ہیں, چینج ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے الگ الگ ہے, اسی لیے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ کو فالو نہیں کر رہی ہوتی. تو جو آپ لوگ کیمیکل پراپرٹیز پڑھیں گے ان کے اندر پہلی ہے ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ, پھر کیٹالسٹ, پھر لیگنڈز, کمپلیکس آئن کا بننا, پھر آپ لوگ کے پاس کلرڈ آئنز کا, وہ سب چیزیں دیکھیں گے. لیکن آج جو ہے وہ آپ لوگ لیگنڈز تک دیکھو گے, تو لیگنڈز آپ لوگوں کا لاسٹ ٹاپک ہوگا اس کے بعد والا, ٹھیک ہے. تو کیا ہے ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ. تو ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کا آؤٹر موسٹ شیل یہ ہوتا ہے نا 3D ہوتا ہے اور 4S ہوتا ہے, میں اوپر نہیں لکھ رہا, ٹھیک ہے. مطلب کہ میں نے جگہ باکس بنائی کہ وہ کوئی بھی آ سکتا ہے اس کی جگہ, 4S 1 2 اور یہاں پہ 3D 1 2 3 سے لے کے 10 تک کوئی بھی آ سکتا ہے. تو یہاں پہ بانڈنگ میں ہمیشہ کتنے آربیٹال حصہ لے رہے ہوتے ہیں, 2, D and S. جب یہ دونوں حصہ لے رہے ہوتے ہیں اسی لیے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ان کی ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے, ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ ہوتی ہے. ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے, کبھی یہ +2 آکسیڈیشن اسٹیٹ شو کر رہے ہوتے ہیں, کبھی +3, کبھی +4, کبھی +5 لے کے +7 تک, جتنی بھی آکسیڈیشن اسٹیٹ اپنی مرضی سے شو کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے سامنے والا جس کے ساتھ یہ بانڈ بنا رہے ہیں, سامنے والے ایلیمنٹ کے ساتھ. جیسے ہی وہ سامنے والے ایلیمنٹ کا ریئیکشن کرتے ہیں, کبھی +2 آکسیڈیشن اسٹیٹ شو کر دیتے ہیں, کبھی +3. یہی اسی ریزن کی وجہ سے ہم لوگ بولتے ہیں ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ. کیوں, اگر صرف اور صرف باہر والا الیکٹران, صرف یہ یاد رکھنا, اگر صرف یہ بانڈنگ میں حصہ لے گا تو اس کی آکسیڈیشن اسٹیٹ +2 ہوگی. کب ہوگی, جب 4S صرف S والا بانڈنگ میں حصہ لے گا, کیونکہ 2 الیکٹران ہی دے سکتا ہے. تو جب وہ 2 دے گا تو +2 آئے گی. لیکن جیسے ہی آپ لوگوں کے پاس یہ والا, آپ لوگوں کے پاس یہ والا الیکٹران آربیٹال بانڈنگ میں حصہ لیتا ہے, D آربیٹال بانڈنگ میں حصہ لیتا ہے, تو یہ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اگر ایک لے گا اس کا +3 ہو جائے گی, 2 لیں گے +4 ہو جائے گی, 3 لیں گے +5 ہو جائے گی, اس طریقے سے بڑھتی جاتی ہے. تو یہی بولتے ہیں کہ چینج ہو رہی ہوتی ہے. کیا ہو رہی ہوتی ہے, چینج ہو رہی ہوتی ہے, ویریبل شو کر رہی ہوتی ہے. اسی لیے ہم لوگ بولتے ہیں دے ہیو ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ. سمجھ آ گئی. تو آپ دیکھتے ہیں ان کا جنرل ٹرینڈ کیا ہے. تو جنرل ٹرینڈ ہم لوگ پڑھیں گے, اگر کچھ چیزوں میں ڈیپینڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. دیکھنا, غور سے دیکھنا, یہ +2 آکسیڈیشن اسٹیٹ شو کریں گے, اور یہ +2 آکسیڈیشن اسٹیٹ کب شو کریں گے, یہ تب شو آپ کریں گے آپ لوگوں کے پاس جب آپ لوگوں کے پاس, یہ میں نے بھی بتایا, جب 4S یعنی کہ S آربیٹال بانڈنگ میں حصہ لے گا تو +2 آکسیڈیشن اسٹیٹ ہے. لیکن اس کی +3 +4 +5 +6
+7 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेंगे, जब ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा डी वाला, ठीक है। तो समझ आ गई इस चीज की। अगर s बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर s के साथ साथ डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है तो ये बढ़ती जाएगी, ठीक है, चेंज हो जाएगी, +3 से लेके +7 तक कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। आप लोग बोलोगे कि भाई हमें समझ नहीं आई है तो हमें क्या नाम है एग्जांपल जरूरी होती है, तो दे देते हैं एग्जांपल। मैंगनीज एग्जांपल उठा लेते हो, मैंगनीज, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, ये तो आप लोगों को पता है, अर्गान आ गया 3d5 और 4s2। अगर ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर ये भी साथ लेगा +2 और +5 कितने हो गए, +7। तो याद रखना कि मैंगनीज आप लोगों के पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, अपने साथ के साथ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रिमूव कर रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये आगे सीखोगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, समझ आ गई इस चीज की। अब ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो कर रहा है, एग्जांपल एक और दे देता हूं मजे की, MnO4-, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, मैं करके बताता हूँ। 4n ऑक्सीजन की होती है -2, कितनी होती है, -2, मल्टीप्लाई करो -8 हो गया। एक पहले से इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है तो एक इसमें से कम कर दो तो ये होगी -7। तो -7 को बैलेंस करने के लिए +7 शो करेगा कि नहीं करेगा, -7 तो इसकी होगी, तो -7 को बैलेंस करने के लिए इसको +7 शो करनी पड़ती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं मैग्नीज यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट MnO4 के साथ शो कर रहा है। अब स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल किस तरह है, क्या वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल है या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट से राइट यानी स्कैनियम से कॉपर तक, ठीक है। या आप लोगों के पास क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी, स्टेबल मानी जाती हैं। क्या होती है, इन कंडीशन में अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहा है, +2 शो कर रहा है, किधर से लेके लेफ्ट से राइट तक, शुरू वाले कम ऑक्सीजन स्टेबल होंगे, ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों के पास क्या बोला गया, ट्रेंड को समझो। बोला गया है कि जिस तरीके से आप लोग आगे की तरफ बढ़ते जाओगे, कॉपर की तरफ जाते जाओगे, तो आप लोगों के पास अगर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो मतलब वो स्टेबल है। अगर वो +2 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है वो अनस्टेबल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कह दिया, +2 पे वो स्टेबल होंगे, यानी कि +2 के आगे बढ़ाते जाओ, स्कैनियम टाइटेनियम मतलब कि आगे की तरफ बढ़ाओ, ठीक है। स्कैनियम से कॉपर तक जाओगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो ये वाले हैं ना, ये +2 पे लेस स्टेबल होंगे, कॉपर वाले +2 पे ज्यादा स्टेबल होंगे। तो लेफ्ट राइट पे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। लेकिन जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, वो क्या होती हैं, स्कैनियम से लेकर कॉपर तक डिक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। याद रखना BILTY स्टेबिलिटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे। आप लोग बोलते हो मैंगनीज है, मैंगनीज देखो 5वें नंबर पे आ रहा है, तो शुरू में आ रहा है ना, तो हम लोग उसकी बात करें तो हाँ आप लोगों के पास ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है तो स्टेबल है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या कहा, जैसे जैसे आगे जाओगे तब स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो मैग्नीशियम जो मैग्नीज है वो शुरू वाला है, तो ये आप लोगों के पास स्टेबल है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अगर हम लोग कॉपर उठा लें, कॉपर अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो ये अनस्टेबल होगा, क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और अगर यही कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो ये स्टेबल होगा। तो मैंने क्या कहा था, +2 अगर बढ़ाओगे तो +2 को अगर लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाते हो तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो कॉपर जो लास्ट वाले हैं ना वो ज्यादा स्टेबल होंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +2 पे। +7 पे वो यानी +2 से बढ़ा लो, +3 +4 जितनी भी है वो उस पे वो क्या हो जाएंगे, लेस स्टेबल हो जाएंगे, समझ आ गई। और शुरू वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल होंगे, +2 पे वो लेस स्टेबल हो जाएंगे। ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ आ गई इस तरीके से। अब नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो आप, कैटालिस्ट होता क्या है पहले वो देखो। कैटालिस्ट वो होता है जैसे स्पीड ऑफ द रिएक्शन, जो क्या करता है, स्पीड अप द रिएक्शन, जो रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है, लेकिन अनचेंज, लेकिन खुद क्या होता है, अनचेंज रहता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती। इसका क्या काम होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, रिएक्शन को स्पीड अप करना। जो रिएक्शन 15-20 मिनट में हो रहा है वो अब 2-3 मिनट में होगा, किसकी वजह से, कैटालिस्ट की वजह से। लेकिन ये खुद क्या रहता है, अनचेंज रहता है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आती, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अब सवाल ये आता है कि हाउ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो आप लोगों के पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कैटालिस्ट के तौर पर कैसे काम करते हैं। तो याद रखना कि ये आप लोगों के पास जो भी 3D सीरीज के मेटल्स हैं ये आप लोगों के पास यूज एज अ कैटलिस्ट, हम लोग इनको
कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करने की कुछ रीजंस होती हैं, ठीक है। मैं दो रीजंस हैं, दोनों बता देता हूँ। पहली रीजन होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए हम लोग इनको शो करते हैं कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। और सेकंड रीजन होती है डी जो सब शेल है वो वैकेंट होने की वजह से, ठीक है। अब वैकेंट होने की इसकी क्या मतलब है कि वैकेंट होगा तो क्या ये कैटलिस्ट शो करेगा? इसकी रीजन ये है क्योंकि ये टेम्परेरी आप लोगों के पास डेटिव बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? डेटिव बॉन्ड बनाता है, थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाता है, वापस स्टेबल हो जाता है, वापस अपने आप को स्टेबल कर लेता है, बॉन्ड को तोड़ देता है। यही काम करता है कि टेम्परेरी डेटिव बॉन्ड बनाता है। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि डी वैकेंट होता है, ठीक है। इसी वजह से डेटिव बॉन्ड बना सकता है। तो दो रीजन ऐसी हैं जिसकी वजह से हम लोग इसको कैटालिस्टिक प्रॉपर्टीज के अंदर रखते हैं कि ये कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। अब ये इस्तेमाल कैसे होते हैं, इस चीज का क्वेश्चन था, जो आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। पहला, ये आप लोग क्या करते हैं, मैटर रिएक्टेंट्स को सरफेस प्रोवाइड करते हैं अपने ऊपर रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर आके वो रिएक्शन करते हैं। जब वो रिएक्शन करने आते हैं ना, ये उनके बॉन्ड को वीक कर देता है, उनके बॉन्ड को वीक कर देता है। अगर ये ना हो तो उनको बॉन्ड वीक नहीं होंगे तो वो टाइम लेगा, ज्यादा टाइम लगेगा उस रिएक्शन को होने में। ये क्या कर देता है, खुद बखुद उनके बॉन्ड को वीक कर देता है, तो जिसकी वजह से वो रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, वो जल्दी नए बॉन्ड बना सकते हैं, पुराने बॉन्ड जल्दी टूट सकते हैं। अब ये क्या करेगा, ये अब एक और काम करता है। ये क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और दरमियान में एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है, जो ऊपर बताया डेटिव बॉन्ड। ये टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है ताकि वो एक के इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करवा सके। एक से इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरे को शिफ्ट करवाएगा, वापस अपने इलेक्ट्रॉन कैरी किए अलग हो गया। ये काम इसका होता है, ठीक है। तो ये क्या प्रोडक्ट बनाता है और वापस में रीजनरेट हो जाता है। रीजनरेट का मतलब होता है कि दोबारा अपनी स्टेबल हालत में आ जाता है, और अगर हमने दोबारा इसको किसी जगह इस्तेमाल करना है तो दोबारा ये इस्तेमाल के काबिल होता है। समझ आ गई? एग्जाम्पल से समझ आएगी। एग्जाम्पल सुना लेते हैं। हैबर प्रोसेस का नाम सुना है, ठीक है। हैबर प्रोसेस होता है, आप लोगों के पास अमोनिया की फॉर्मेशन को बोलते हैं, ठीक है, NH3 के बनने को। किसको? NH3 के बनने को। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ। इसके अंदर आप लोगों के पास जो आयरन है, फेरम जिसको बोलते हो, ये आप लोगों के पास किसके तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है? कैटलिस्ट के तौर पर। जैसे कि हम लोग बोलते हैं N2 + H2 विल गिव अस NH3, ठीक है, NH3। तो अब इसको बैलेंस कर देते हैं। अब इसके अंदर हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया वो आयरन को इस्तेमाल किया। इसने क्या किया, रिएक्शन को स्पीड अप किया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के पुराने बॉन्ड जल्दी तोड़े हैं, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाई है, और वापस खुद रीजनरेट होकर वापस आ गया और दोबारा अमोनिया बन गया। अब आप लोग इसको कर लो, स्टेबल कर लो, ये स्टेबल हो गया। अब ये देखो N2 and H2 आप लोगों के पास दोनों किस फॉर्म में है? गैसेस फॉर्म में है। और आप लोगों के पास जो आयरन है ये आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में। तो देखें इसकी ये जो स्टेट्स हैं वो चेंज है। तो इसकी बना पर कि कैटालिस्ट की जो स्टेट है और रिएक्टेंट की स्टेट है, अगर वो चेंज होगी, डिफरेंट होगी, तो उसको क्या बोला जाता है? अगर सेम होगी तो उसको क्या बोला जाता है? इसलिए मैंने अलग करके लिख लिया। पहले आप लोगों के पास हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, दूसरे होमोजीनियस कैटालिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं, जिनमें रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट दोनों की जो स्टेट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट स्टेट के होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट स्टेट के होते हैं। जैसे कि ऊपर आप लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये दोनों रिएक्टेंट से, दोनों के दोनों किस फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। लेकिन आयरन क्या है? वो सॉलिड फॉर्म में। क्या है? सॉलिड फॉर्म में। तो ये कैटालिस्ट और रिएक्टेंट दोनों की स्टेट चेंज होगी ना, एक सॉलिड फॉर्म में, बाकी वो रिएक्टेंट गैसेस फॉर्म में, तो वो कहलाएंगे हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। अब होमो की तो समझ आ गई होगी। होमो क्या होता है? जिनमें रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट की सेम हो, ठीक है, सेम स्टेट्स हो, ठीक है, क्या हो? सेम स्टेट्स हो, मतलब एक जैसी स्टेट्स होंगी, तो वो आप लोगों को क्या कहलाएंगे? होमोजीनियस, ठीक है। जैसे कि ईस्टरिफिकेशन, ठीक है, ईस्टरिफिकेशन का प्रोसेस अभी पीछे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ईस्टरिफिकेशन किसको बोला जाता है? ईस्टरिफिकेशन बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर को। इसमें क्या होता है? गौर से सुनना। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस आप लोगों के पास क्या बन रहा होता है? अल्कोहल। ये दोनों आप लोगों के पास मिलते हैं तो आप लोगों के पास ईस्टर बनता है, ठीक है। क्या बनता है? ईस्टर। तो इसके अंदर जो कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हो वो कैटालिस्ट होता है H2SO4। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिक्विड फॉर्म में होता है, अल्कोहल भी, दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे। जो कैटालिस्ट इस्तेमाल किया H2SO4 वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये दोनों लिक्विड फॉर्म में, मतलब सेम है, तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये होमोजीनियस कैटालिस्ट है। क्या है? होमोजीनियस कैटालिस्ट। तो समझ आ गई, कैटालिस्ट की दो टाइप्स होती हैं। अगर दोनों की कंपोजिशन सेम हो, दोनों की स्टेट सेम हो, सॉरी, मतलब कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट्स की भी स्टेट जो भी है
गैस है, लिक्विड है, और वो कैटलिस्ट है वो भी गैस है, लिक्विड है, सेम हो अगर दोनों की तो वो होमोजीनियस होंगे, अगर डिफरेंट हो तो वो हेट्रोजीनियस होंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आज के टॉपिक का, वो है लिगेंड्स। तो अभी मिटा के ये चुटकी में आया। नेक्स्ट है आप लोगों के पास जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा डोनेट करती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी बोला जाता है। आप लोग इसको न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हो। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। ठीक है, इसको न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियॉन लविंग होती है, कि मतलब ये न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन लविंग होती है। सिंपल, ये सेंट्रल एटम के ऊपर अटैक करने वाली होती है, कि अपने इलेक्ट्रॉन्स चाहती है कि भाई मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन ले ही ले, लेकिन लोन पेयर मतलब पेयर्स की फॉर्म में देती है। तो पेयर की फॉर्म में जो बॉन्ड बनता है उसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। मतलब कि लिगेंड्स हमेशा डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। ये चीज याद रख लो, लिख के ला लो कि डेटिव बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो, ठीक है, या आयन की फॉर्म में हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, क्या करती है? हमेशा डोनेट लोन पेयर। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करती है? लोन पेयर को देती है। ठीक है, लेती नहीं है। मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन देगी। ठीक है, पेयर्स की फॉर्म में। जब पेयर्स की फॉर्म में देगी तो इसके दरमियान बनेगा डेटिव बॉन्ड। क्या बनेगा? डेटिव बॉन्ड, जिसे आप लोग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हो। तो ये इसलिए ये बनता है। अब आप लोगों ने एक लुईस बेस कंसेप्ट पढ़ा था ना, उसमें आप लोगों ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है वो लुईस बेस होती है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होता है। तो आप लोगों को पता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर रही है, ये डोनेट करती है, डोनेट टू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो इससे आप लोगों ने ये याद रखना है, तो इसमें से लुईस बेस के तौर पर कौन एक्ट कर रहा होगा, और दूसरा लुईस एसिड के तौर पर कौन एक्ट कर रहा होगा। तो याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है वो लुईस बेस होगी, यानी कि लिगेंड्स। तो लिगेंड्स आप लोगों के पास क्या होते हैं, जिसको अपने पास एमसीक्यूज के तौर पर लिख लो। एमसीक्यूज आप लोग याद रखना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, दूसरा न्यूक्लियोफाइल इनको बोलते हैं, इनको लुईस बेस भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा लिगेंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन बोल दो, एटम बोल दो, ये आप लोगों के पास किसके तौर पर काम कर रहा है? एसिड के तौर पर। अब कैसे पता चला? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट किया। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो बेस कहलाता है। किसने कहा था? आप लोगों ने लुईस ने कहा था। ठीक है, आप लोगों ने एसिड बेस कंसेप्ट में पढ़ा होगा लुईस लॉ के बारे में। ठीक है, अब एग्जांपल देख लो कि किस तरह के आप लोगों ने क्या कहा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हो सकते हैं और आप लोगों के पास आयंस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में बताऊं, जिस तरह वाटर NH3, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। जिस तरह ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, NH3 इसके आउटर मोशन में, नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वो 3 तो बॉन्ड बना लिए, एक ही लोन पेयर बचा, वो एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसीलिए आप लोगों के पास क्या गया लिगेंड में। लेकिन ये आयंस की फॉर्म में होते हैं, Cl- Cn- और OH-। अब एक आसान तरीका, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में तो आ गई, ये तो समझ आ गई कि इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, कि आप लोगों को इसके इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर कहीं पे भी नेगेटिव स्पीशीज नजर आए तो मतलब वो लिगेंड हो सकती है। पॉजिटिव वाली कभी भी लिगेंड नहीं होगी। मैं बोलूँ H पॉजिटिव है, क्या वो लिगेंड है? नहीं है, तो ये लिगेंड नहीं है। याद रखना, पॉजिटिव वाली स्पीशी को लिगेंड नहीं बोलेंगे, नेगेटिव वाली को लिगेंड बोल सकते हो। ठीक है, सारी को नहीं, सारी लिगेंड नेगेटिव वाली नहीं, लेकिन आप लोग आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर बोला जाए कि ये दो हैं, इन दोनों में से बताओ कि लिगेंड कौन सा है। जिसके ऊपर नेगेटिव स्पीशी हुई तो समझ जाना है कि वो लिगेंड है। ठीक है, याद रख लो। अब इसकी टाइप है मोनोडेंटेट, डायडेंटेट और पॉलीडेंटेट। ठीक है, अब मोनोडेंटेट, मोनो मीन वन, ठीक है, ये वो होती है ओनली डोनेट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन पेयर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, मतलब कि वन लोन पेयर, यार ये लिख लो, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हो, वन लोन पेयर लिखते हो, आप लोगों की मर्जी। ठीक है, तो ये एक जो एक लोन पेयर देती है, ठीक है, एक ही लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास से डोनेट कर सकती है। और सेकंड इसका पॉइंट होगा फॉर्म ओनली वन डेटिव बॉन्ड, जो एक ही डेटिव बॉन्ड बनाएगी, क्योंकि एक डेटिव बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, यानी वन लोन पेयर, पेयर बोले ना, पेयर में 2 चीजें रखी, वन लोन पेयर ट्रांसफर होगा। अगर मैं बोलता 2 लोन पेयर बने, 2 डेटिव बॉन्ड बने, यानी दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 लोन पेयर के हैं, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स के हैं। ये चीज याद रखनी है। ठीक है,
یہ چیز آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے کہ کون کون الیکٹران دیتا ہے اور وہ کون سے ایسے ہیں جو صرف ایک ہی بناتے ہیں. جس طرح H2O آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے NH3 جو پیچھے ایگزامپل بنائی ہے نا یہ والی, Cl- سیانو گروپ ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے پاس ایک ایک الیکٹران مطلب ایک لون پیئر کو ڈونیٹ کر سکتی ہیں, ایک لون پیئر کو ڈونیٹ کر سکتی ہیں, ایک ہی ڈیٹیو بانڈ بنا سکتی ہیں, اس لیے ان کو ہم لوگ بولتے ہیں مونوڈینٹیٹ. بائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹو. کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹو. ڈونیٹ ٹو لون پیئر. کیا کر سکتی ہیں؟ دو لون پیئر کو ڈونیٹ کر سکتی ہیں, مطلب کہ 4 الیکٹران ٹوٹل. یہاں پہ کتنے الیکٹران آئیں گے؟ 2 الیکٹرانز. ٹھیک ہے, 4 الیکٹران کو ڈونیٹ کر سکتی ہیں. تو 4 الیکٹران کی ڈونیٹ کرے گا تو 2 ڈیٹیو بانڈ بنائیں گے, 2 ڈیٹیو بانڈ کی فارمیشن کرے گا. جو 2 ڈیٹیو بانڈ کی فارمیشن کرے گا وہ بائیڈنٹیٹ ہوگا. اگر اس کی ایگزامپل پڑھوں تو اس کی ایگزامپل ہوتی ہے 1,2 ڈائی امائن ایتھین. ٹھیک ہے, یہ اس کی ایگزامپل ہے. اگر اس کا اسٹرکچر ڈرا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو CH2 NH3 NH3. اب نائٹروجن کے اس کے پاس بھی 2 الیکٹران ہیں, اس کے پاس بھی 2 الیکٹران ہیں. تو یاد رکھنا اب یہ 4 پیئر جو 4 الیکٹران لوز کیے نا, یہ ایک ہی ایٹم ایک ہی مالیکیول کے اندر, ایک پورے مالیکیول کے اندر الگ الگ ایٹم ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک پورا مالیکیول ہے نا, اس کے اندر 2 یہ ڈونیٹ کر رہا ہوگا, 2 الیکٹران یہ ڈونیٹ کر رہا ہوگا. تو مطلب کہ 1 پیئر ادھر سے آ گیا اور 1 پیئر ادھر سے آ گیا. تو ٹوٹل کتنے پیئر ہو گئے؟ 2 پیئر آف الیکٹران آ گئے نا. اسی لیے یہ پورا جو مالیکیول ہے جیسے 1 ڈائی امائن ایتھائلین بولتے ہو, یہ آپ لوگوں کے پاس بائیڈنٹیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. اب پولیڈنٹیٹ مور دین 2 الیکٹران. ٹھیک ہے, تو 2 لون پیئر سوری, یہ کیا کرتا ہے؟ ڈونیٹ مور دین 2 لون پیئر. لون پیئر 2 لون پیئر سے زیادہ الیکٹران جو ڈونیٹ کرے گا وہ پولیڈنٹیٹ کہلائے گا. جو 2 لون پیئر سے زیادہ ڈونیٹ کرے گا اس کو کیا بولتے ہو؟ اور آپ لوگوں کے پاس جو ڈیٹیو بانڈ بنیں گے وہ ڈیٹیو بانڈ بھی کیا بنیں گے؟ مور دین 2 سے زیادہ بنیں گے, مور دین 2. تو 2 ڈیٹیو بانڈ سے زیادہ یہاں پر بننے والے ہیں. ٹھیک ہے, اب بولو ایگزامپل کیا ہے؟ ایگزامپل آپ لوگ بولتے ہو, ایگزامپل آسان ہے اس کی, میں اسٹرکچر ڈرا کرنے والا ہوں ابھی. اس ایگزامپل بولتے ہیں EDTA. ٹھیک ہے, EDTA. ٹھیک ہے, EDTA کی فل فارم کیا ہوتی ہے؟ لکھو ساتھ, ایتھائلین, E فار ایتھائلین, D فار ڈائی امائن. ٹھیک ہے, میں الگ مارکس سے لکھتا ہوں. ٹھیک ہے, D فار ڈائی امائن, T فار ٹیٹرا ایسیٹیٹ, ٹیٹرا. ٹھیک ہے, A فار ایسیٹیٹ. ٹھیک ہے, اور اصل میں یہ ایک ایسڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا نام ہے ایتھائلین ڈائی امائن ٹیٹرا ایسیٹیٹ. اتنا لمبا نام یاد رکھنے کی بجائے EDTA. ٹھیک ہے, EDTA نام یاد رکھ لو. اب اس کا اسٹرکچر بنا کے بتاتا ہوں کہ یہ کتنے الیکٹران آپ لوگوں کے پاس لون پیئر کتنے ڈونیٹ کرتا ہے. یہ آپ لوگوں کے پاس ڈونیٹ کرتا ہے تقریباً 6 لون پیئر. کتنے؟ 6 لون پیئر. آپ لوگ بولو گے بھائی اتنے زیادہ لون پیئر یہ ڈونیٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ یاد رکھیں کہ زیادہ الیکٹران اس لیے ہم لوگ اس کو بولتے ہیں ہیگزا ڈینٹیٹ. ٹھیک ہے, میں اب اس کے آپ لوگوں کے سامنے اسٹرکچر بناتا ہوں. CH2 میں الگ الگ سے بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. ٹھیک ہے, اس سائڈ پہ بھی نائٹروجن آ گئی, اس سائڈ پہ بھی نائٹروجن آ گئی. اب ہائیڈروجن نہیں ہے, اس کے 2 بانڈ بن رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پاس کاربوزالک ایسڈ یعنی ایسیٹیٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, ایسیٹک ایسڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے, C ڈبل بانڈ O, یہاں پہ بھی لگا دیا C ڈبل بانڈ O. اب اس آؤٹر موسچر میں آگے 6 الیکٹران اور ایک بانڈ بنایا ہوا ہے تو ایک نیگیٹو اسپیشی. ٹھیک ہے, یہی چیزیں یہ آگے یہ سب چاروں سائڈ پہ ٹیٹرا ایسیٹیٹ لکھا ہوا ہے نا, ٹیٹرا مین 4, تو 2 یہ آگے 2 اس سائڈ آ جائیں گے. سمجھ آ گئی. یہ اس کا اسٹرکچر ہے اور یہ ٹوٹل کتنے الیکٹران ڈونیٹ کرتا ہے؟ 6 لون پیئر ڈونیٹ کرتا ہے. تو ہیگزا آپ لوگ اس کو ڈینٹیٹ کا نام دیتے ہو. اب یہ دیکھو 2 سے زیادہ ڈونیٹ کر رہا ہے نا, اسی لیے ہم لوگ اس کو بولتے ہیں پولی ڈینٹیٹ. ٹھیک ہے, یہاں تک ہی تھا آپ لوگوں کا ٹاپک. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ. نیکسٹ لیکچر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے گا. تو اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے, اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ اس کے ٹاپک کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن
پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, میں نے اپنی طرف سے بہت آسان کر کے سٹیپ بائی سٹیپ سمجھانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, اور لاسٹ میں ایک چیز اور یاد رکھو, اگر آپ لوگوں کو کیا چاہیے, نوٹس چاہیے, نوٹس بھی آپ لوگوں کو گروپ میں مل جائیں گے. ٹھیک ہے, نوٹس اس کے بنے ہوئے بہت پیارے کر کے بنائے ہیں, ہر چیز ایکسپلین کر کے ایزی سٹیپ میں لکھی ہے, بک کی طرح کھپ نہیں بنائی ہوئی. ٹھیک ہے, وہ ایزیلی آپ لوگوں کو ہینڈ ریٹن میرے مل جائیں گے. ٹھیک ہے, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے لیے, تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.